हाँ जी, देखिए लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हालांकि हम वहाँ पे आ गए थे। देखो ये वाला सीन था कि प्रताप के दरबारी विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में, कि जो चक्रपाणि मिश्र थे वो बचपन के मित्र थे किसके? महाराणा प्रताप के। तो 3 संस्कृत ग्रंथों, एक तो देखो संस्कृत नाम याद आपको याद रखना, एक तो राज्याभिषेक पद्धति, एक मुहूर्तमाला, एक विश्व वल्लभ, ये 3 इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाएंगे। राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ की रचना किसने की? ये आ सकता है किस महाराणा के शासनकाल में हुई? तो शासनकाल में किसके में हुई बताओ? महाराणा प्रताप के समकालीन थे ये। तो महाराणा प्रताप के समकालीन, तो उन्हीं के शासनकाल में इन चीज़ों की रचना हुई। महाराणा प्रताप ने, देखो नेक्स्ट लाइन है कि विश्व वल्लभ जो संसार को प्रिय हो नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ एवं संस्कारी जीवन के उद्देश्य व्यवहार आदर्श, कि हमें जीवन में संस्कार क्या होने चाहिए, किस हिसाब से हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को उन्होंने, महाराणा ने लिखवाया था। तो ये ध्यान रखना, व्यवहार आदर्श, एक तो कितनी बुक हो गई, अब बुकों का ध्यान रखें, राज्याभिषेक पद्धति हो गई, मुहूर्तमाला हो गई, विश्व वल्लभ हो गई, और साथ साथ व्यवहार आदर्श हो गई। ये सब किसने लिखे थे बताओ? चक्रपाणि मिश्र ने। उनके दरबार में एक निसारुद्दीन नाम का एक चित्रकार भी था, बताओ, है, जिसने 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड चित्र शैली को जन्म दिया। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जो चामुंड चित्र शैली है, चामुंड जो चित्र शैली है किस शासक के समय की है बताओ? शासक के समय की है महाराणा प्रताप। ये भी कह सकते हैं कि चामुंड चित्र शैली को जन्म किसने दिया? अगर राजाओं के हिसाब से क्वेश्चन आए तो किसने जन्म दिया बताओ? महाराणा प्रताप ने। और कलाकार के हिसाब से नाम पूछे तो किसने जन्म दिया बताओ? जन्म दिया था निसारुद्दीन ने। निसारुद्दीन को आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि हम चित्रकला में भी इसको आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं अभी राणा अमर सिंह के बारे में। राणा अमर सिंह का जो शासनकाल था 1570 में से और कब तक था बताओ? 1620 के समय तक का था। तो 1570 में से और 1620 ईस्वी के समय इनका राणा जो अमर सिंह है इनका शासनकाल था। मैंने आपको बताया था कल, जनवरी 1570 में। बताओ कब? जनवरी 1570 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो शासनकाल में 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर आया था। कब आया था बताओ? 1613 में। जो अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, वो आया था। और उसका पुत्र था शहजादा खुर्रम। जहांगीर यानी कि अकबर का नाती था ये शहजादा खुर्रम। और खुर्रम को ही बताओ क्या कहते हैं? शाहजहां। ध्यान रखना, खुर्रम को क्या कहते हैं? शाहजहां। शाहजहां का शासक बनने से पहले इसका नाम खुर्रम हुआ करता था। तो इसने कहा कि भाई साहब, हमारे पिता के तो महाराणा प्रताप हाथ नहीं आए, लेकिन उसका पुत्र हाथ लग जाए ये भी अच्छा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता चलती आ रही है ना। तो जहांगीर ने 1570 में अकबर की महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद लगभग कितने साल बाद, लगभग 15-16 साल बाद आक्रमण के लिए किसको भेजा? अपने पुत्र शाहजहां को भेजा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कब भेजा? 1613 को भेजा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है कि खुर्रम ने मेवाड़ में खूब लूटपाट की, ठीक है। अब मेवाड़ में लूटपाट की तो मेवाड़ के सामंत परेशान हो गए। सामंत इसलिए परेशान हो गए, अमर जो उसका उस समय जो शासक था अमर सिंह था, यानी कि महाराणा प्रताप का पुत्र। अब सामंतों ने समझाया कि तेरे बाप ने भाई हमारा सब कुछ लुटवा दिया अपने ईगो के चक्कर में। महाराणा प्रताप का ईगो क्या था कि मैं कभी अपने जो किला है उस पर उनके झंडे को नहीं फहरने दूंगा, या फिर मैं उनके कुलमलाए को गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। अब गुलामी स्वीकार ना करने के एवज में देखो क्या हुआ था, चित्तौड़ में साका हुआ 1668 में। साके के साथ साथ जयमल और फत्ता जैसे और कल्लाजी राठौड़ जैसे वीरों का बलिदान हुआ। 30,000 जो आम नागरिक थे उनका कत्लेआम हुआ, है ना। उसके बाद देखो फिर वो जब वो उदयपुर के शासक बने, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। फिर वहाँ से वो कुंभलगढ़ आ गए, फिर कुंभलगढ़ पे वहाँ वो पहुँच गया शहबाज खां, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तब जाके मुश्किल से चामुंड को राजधानी बनाया था। यानी कि महाराणा प्रताप को जो जीवन था वो पूरा भागने में निकल गया, ठीक है।
तो वो इसलिए मेवाड़ के सामंतों ने इसको समझाया कि भाई अगर तू नहीं मानेगा, उनकी उनकी तो टक्कर हम पे जब भी ना चलेगी, हमारी प्रजा दुख पावेगी, वो आके हम बात के हम प्रजा लूटें मार काट करें, ठीक है, हम तो महलन में बैठे रहें, हालांकि हमें भी फिर एक टाइम पे युद्ध में उतरना पड़ेगा और खामोखा पूरी प्रजा का नाश होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मेवाड़ का पूरे का नाश हो जाएगा। जब मेवाड़ के सामंतों ने दबाव दिया, और देखो ये महाराणा प्रताप का पोता था, यानी कि नाती था करण सिंह, यानी कि अमर सिंह का कौन था, पुत्र था। करण सिंह के पुत्र को उन्होंने सामंतों ने पक्ष में ले लिया और उसने कहा कि तू अपने बाप से कह कि भाई ये मुगलों की संधि स्वीकार करे। तो मुगलों की संधि के लिए क्या बनाया बताओ, दबाव बनाया। सामंतों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। तो ये आप डेट ध्यान रखेंगे, डेट नहीं तो कम से कम सन तो ध्यान रखेंगे कि जो मेवाड़ मुगल संधि है वो कब हुई थी, कब हुई थी बताओ, 1615 में। इसमें महाराणा को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई। हालांकि जो अमर सिंह ने संधि की थी ना, वो अपनी शर्तों पे की थी, ऐसी बात नहीं है उसने दबाव में या झुक के संधि की थी कि हम आपके दरबार में उपस्थित रहेंगे, आपको दंडवत प्रणाम किया करेंगे रोज दरबार में, है ना, आप कहेंगे जैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उसने सब कुछ इस संधि के तहत, देखो उसने ये भी कहा था कि चित्तौड़ पे अब तक किसका अधिकार था, वो जो तीसरा साल का हुआ था ना, तब से और आज तक चित्तौड़ पे मुगलों का ये अधिकार था। चित्तौड़ पे जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने सारे किलों को जीत लिया, लेकिन चित्तौड़ और मांडलगढ़ को वो नहीं जीत पाए। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ था, नेक्स्ट टाइम ये हुआ था कि चित्तौड़ उन्होंने लौटा दिया। देखो शर्त भी मान ली मुगलों ने, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तुम चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराएंगे। मरम्मत पे इसलिए रोक लगा दी क्योंकि तुम उसको मरम्मत करवाएं, उसको बहुत अच्छा बना लो और आगे फिर हमको धमकी देने लग जाए आधा युद्ध को, इसलिए जैसा चित्तौड़ है उस पर आप मरम्मत नहीं करवाएंगे। और एक और बात हुआ करती थी, मरम्मत ना करवाने का मतलब ये हुआ करता था, इसका एक संदेश भी और संकेत भी हुआ करता था कि ये है तो तुम इस पर रह तो रहे हो लेकिन है हमारा। मरम्मत पर रोक लगाने का मतलब क्या है, मुगलों की तरफ से ये संकेत था कि तुम इस पर रह लो लेकिन ये चित्तौड़ पर अधिकार ओरिजिनल किसका है, ये हमारा है, ठीक है। तो ये शर्त उसकी मानी साहब, किसने, अमर सिंह ने मानी, बताओ। अब उसी समय क्या हुआ था कि जब इंग्लैंड जो अंग्रेज थे अपना अधिकार जमाना था चाहते थे भारत में, तो उस समय देखो क्या हुआ था, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो, आपने खूब उसमें भी पढ़ा होगा ये, सर टॉमस जो था संधि के दौरान, ये जब संधि हुई थी ना उसी समय जब मुगलों की और मेवाड़ की संधि हुई थी, यानी कि जहांगीर और महाराणा अमर सिंह की, तो उसी समय सर टॉमस रो आया था व्यापार करने का, क्या लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए कि सर हम आपके भारत में व्यापार करने का। अनुमति किससे लेनी थी, जहांगीर से लेनी थी। अनुमति जहांगीर से क्यों लेनी थी, अनुमति बताओ जहांगीर से क्यों लेनी थी। अनुमति जहांगीर से इसलिए लेनी थी, अनुमति जहांगीर से क्यों लेनी थी, अनुमति जहांगीर से इसीलिए लेनी थी क्योंकि उस समय जो जहांगीर था वो भारत का सम्राट था भाई, सुल्तान था, दिल्ली का शासक था, तो इसलिए और उससे लेनी पड़ेगी जब पूरे भारत को अधिकार कर रहा है तो, ठीक है। तो क्या हुआ, सर टॉमस रो मेवाड़ मुगल संधि पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, और ये भी ध्यान रखना जो सर टॉमस रो और मुगल बादशाह जो कौन था, जहांगीर की जो मुलाकात हुई थी ना, वो हुई थी कहाँ पे हुई थी, मैगजीन दुर्ग में हुई थी। मैगजीन दुर्ग कहाँ बताया था आपको, अजमेर में। कहाँ पे बताया था बताओ, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में इनकी मुलाकात हुई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, अब इन पर लिखा नहीं जाता भाई, अब जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट कर लिया करो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना। तो इसमें नेक्स्ट लिखना था, बादशाह ने मेवाड़ राणा, उसने लिखा था सर टॉमस रो ने, उस समय क्या लिखा था, उसको पता था कि संधि कैसे कैसे हुई है, तो उसने लिखा था कि बादशाह ने मेवाड़ी राणा को अपनी आपसी समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से, ठीक है। सर टॉमस रो भी उसके मेवाड़ की तारीफ करते हैं कि राणा को उसने झुकाया नहीं था, उसने अब आपसी समझौते से उसके अधीन किया था अपने, ना कि बल के द्वारा किया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1620 को आहड़ कहाँ पे है बताओ, उदयपुर में। आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर में। महाराणा अमर सिंह की क्या हो गई बताओ, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था किसका, महाराणा अमर सिंह का। अमर सिंह के बारे में एक वीरता हमने कल ही पढ़ी थी दिवेर के युद्ध में, ठीक है। दिवेर के युद्ध में उसने
नेतृत्व किया था देवेर के युद्ध का और देवेर के युद्ध को जीता था। हल्दी घाटी युद्ध के ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप लगभग हार गया था, तो महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद ये सबसे बड़ी जीत थी कौन सी, देवेर की, जिसको कर्नल जेम्सटोन ने क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन, और उसको क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। मेवाड़ का पहला महाराणा जिसके शासक, हाँ सॉरी ये क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये देखो करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पूर्व मुगल मेवाड़ संधि 1615 के तहत मुगल दरबार में क्या हुआ था बताओ, हाजिर हुआ था। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको बताया था अभी कि जब संधि हुई थी, तो संधि हुई थी उसमें ये संधि की शर्त रखी गई कि जो महाराणा जो अमर सिंह है, यानी कि मेवाड़ जो महाराणा है, वो कभी भी दरबार में नहीं जाएंगे दिल्ली के, लेकिन उनका पुत्र जा सकता है। तो उसका पुत्र शासक बनने थे, उसका पुत्र कौन था, करण सिंह। जो करण सिंह उनका पुत्र था, तो यह शासक बनने से पहले बताओ कहाँ गया था, शासक बनने से पहले वहाँ गया था दिल्ली दरबार, मुगल दरबार में गया था, उपस्थित हुआ था। ठीक है, और मुगल बादशाह ने उसको कौन सी पदवी दी, राणा की पदवी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो करण सिंह ने खुर्रम शाहजहां को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने पर पिछोला के महलों में शरण दी थी। ठीक है, ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कि जब शाहजहां था, शाहजहां का पिताजी कौन था, जहांगीर। अब शाहजहां ने भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छेड़ दिया कि भाई अगला राजा मैं ही बनूंगा, जबकि उसके जहांगीर के भी कई पुत्र थे। उसी युद्ध के चलते जब पिता ने उस पर आक्रमण करवा दिया, तो उसने छिपने के लिए किसने जगह दी थी बताओ, करण सिंह ने जगह दी थी, किसके लिए, शाहजहां को। और छुपाया कहाँ था, पिछोला जो नदी है ना, सॉरी पिछोला जो झील है, पिछोला झील में जो उसके पास जो महल बने हैं उनमें शरण दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे किस मेवाड़ शासक ने या किस महाराणा ने शाहजहां को पिछोला के महलों में शरण दी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसके लिए दी ये भी ध्यान रखेंगे। सारे के सारे एक ही लाइन से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में बताओ, नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा जगत सिंह के बारे में। अब देखो कौन हुए थे, सॉरी प्रताप हुए थे, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, अमर सिंह के बाद कौन हुए थे, करण सिंह, करण सिंह के बाद कौन हुए थे बताओ, जगत सिंह। जगत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये अमर सिंह का नाती मैंने लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि महाराणा जो प्रताप है उनका पड़पोता था। महाराणा जगत सिंह का जो शासनकाल देखेंगे सबसे पहले तो कब हुआ था, 1628 से 1652। इसका मतलब क्या है कि जो महाराणा करण सिंह थे वो कब से कब तक रहे, करण सिंह जो था वो 1620 से और कब तक रहा बताओ, 28 तक शासक रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पिछोला झील में जगनिवास मंदिर, जगनिवास जग मंदिर व उदय सागर महलों का निर्माण करवाया, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। जो महाराणा जगत सिंह थे, उदयपुर में देखो पिछोला झील में बहुत सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद रंग के पत्थर से बिल्कुल पिछोला झील के बीचों बीच में, आसपास पानी है चारों ओर, और वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं जिनका नाम है जगनिवास और जग मंदिर। ठीक है, और वहीं उनके पास ही बड़े उदय सागर नाम के महल हैं। ठीक है, जिनको हम उदयपुर है, उदयपुर के देखो पैलेस सिटी है उनको हम कहते हैं। ठीक है, तो जगनिवास जग मंदिर इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे, जगनिवास जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताओ, महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। ठीक है, कहाँ है ये है साहब पिछोला और झील के बीचों बीच में। नेक्स्ट देखेंगे जगत सिंह ने उदयपुर में नागर शैली की पंचायतन उपशैली में जगदीश जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, देखो जगनिवास हो गया, जग मंदिर हो गया, और कौन सा हो गया, जगदीश या जगन्नाथ, यानी कि उनका नाम खुद का जगत था, तो जग जग पे उन्होंने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। शैली की बात करें, हमारे उत्तर भारत में मंदिरों को बनाने के लिए देखो, हमारे यहाँ मंदिरों को बनाने के लिए भारत में 3 शैली होती हैं। जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में है कौन सी शैली, नागर शैली। कौन सी शैली बताओ, नागर। फिर अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में है बेसर। जब हम आपको वो पढ़ाएंगे ना, कल्चर पढ़ाएंगे, मंदिर पढ़ाएंगे, उसमें सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे। दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत में बताओ कौन सी है, द्रविड़ शैली। कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। तो ये शैली हैं, इन शैलियों का नाम है, तो इनको आप, तो हमारे उत्तर भारत में आता राजस्थान है जो नागर शैली में। अब नागर शैली में भी उपशैली होती है बताओ, तो नागर शैली की कौन सी उपशैली, पंचायतन उपशैली। ज़्यादातर मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं, 80 से 85% नागर शैली की पंचायतन उपशैली, नागर शैली की पंचायतन उपशैली, ये ध्यान रखेंगे। तो उदयपुर में ये ध्यान रखना, तो जगन्नाथ या जगदीश मंदिर कहाँ पे बताओ,
उदयपुर में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जगदीश जो मंदिर है उसका वास्तुकार कौन था? अर्जुन मुकुंद, यानी कि उसका जो इंजीनियर था, सारी जो रूपरेखा किसने तय की थी? अर्जुन मुकुंद ने तय की थी। इस पर कृष्ण भट्ट कृत, इसका पूरा नाम कृष्ण भट्ट तैलंग है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। उसके समय ये विद्वान हुआ करते थे। कौन उनके साथ इनके राज दरबारी थे? कृष्ण भट्ट तैलंग। किसके दरबारी थे बताओ? महाराणा जगत सिंह के। तो उन्होंने वहाँ पे जगन्नाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। प्रशस्तियों में क्या होता था? अब प्रशस्ति में यह है कि प्रशस्ति में जिस राजा के बारे में प्रशस्ति लिखी है उसमें उस राजा के युद्धों का वर्णन किया जाता था। ठीक है, तो ये जगत सिंह के समय की प्रशस्ति है, तो इसमें जितने भी जगत सिंह ने जो युद्ध लड़े होंगे उनके सब के बारे में उस जगन्नाथ प्रशस्ति में उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे महाराणा जगत सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि के विपरीत चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। ठीक है, अच्छा, महाराणा अमर सिंह के समय अमर सिंह की और जहांगीर की क्या बात हुई थी कि भाई हो हाँ कि चित्तौड़ तेरा है मान लिया, लेकिन उसका तू कभी भी निर्माण या उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। लेकिन जगत सिंह ने उन संधियों को तोड़ दिया और संधियों के विपरीत जाते हुए चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। किस मेवाड़ शासक ने संधि के विरुद्ध जाते हुए चित्तौड़ की मरम्मत करवाई? कौन था? महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह ने कृष्ण भट्ट तैलंग को भैंसणा गांव दान किया था। भैंसणा, क्योंकि वो बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने कई सारे सराहनीय काम किए थे कृष्ण भट्ट तैलंग ने, इसलिए उसको खुश होकर के कौन सा गांव दान किया था? भैंसणा गांव दान किया। हालांकि ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें तो अच्छा है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जगत सिंह ने अजमेर दरगाह को 4 गांव अनुदान के रूप में दिए। जगत सिंह खुद एक हिंदू शासक था, हिंदूवादी शासक था, लेकिन फिर उसने अजमेर दरगाह यानी कि मुसलमानों की दरगाह के लिए कितने गांव अनुदान दिए? 4 गांव अनुदान के रूप में दिए कि 4 गांव इसके नाम रहेंगे अजमेर दरगाह के नाम। तो ये किसने दिए? कौन से महाराणा ने? महाराणा जगत सिंह ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे। आज हम इसको लगभग देखो शायद फाइनल करते हैं। अब नेक्स्ट आती है बारी महाराणा राज सिंह की। किसकी आती है बताओ? महाराणा राज सिंह की आती है। जब ये गद्दी पे बैठे, कब बैठे बताओ? 1652 में। 1652 से 80 तक रहे, यानी कि काफ़ी साल शासन किए। 52 से 80 शासन करने का मतलब है लगभग कितने साल बताओ? 28 साल। तो इनके राज्यारोहण पर मुगल सम्राट शाहजहां ने राणा का खिताब तथा 5000 जाति व सवार का मनसब प्रदान किया। किसको प्रदान किया था बताओ? महाराणा राज सिंह को। महाराणा, अब इनका देखो जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब चूंकि जो मेवाड़ है अब किसके अधीन काम कर रही है? मेवाड़ अधीन तो खैर काम नहीं कर सकते अपने शर्तों पे, लेकिन ये तो आता ही है कि अब वो संधि हो गई थी किसकी? मुगलों की। अब मुगलों में और उनमें शत्रुता नहीं रही थी। जब महाराणा राज सिंह जब राजरोहण गद्दी पर बैठे तो उधर शाहजहां जो दिल्ली में बैठे हुए थे, उन्होंने एक तो राणा का खिताब दिया इनके लिए, और राणा का खिताब देकर इनको 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। ठीक है, ये उपाधि होती हैं 5000 जात को 7000 जात, उनके लिए फिर उतने ही घोड़ सेना में अगर इनका नेतृत्व 5000 जात का मतलब ये होता है कि अगर जो महाराणा है महाराणा राज सिंह है उसको अगर सेना की आवश्यकता पड़े या मुगलों की कितनी सेना महाराणा राज सिंह के अंडर में रहेगी, तो 5000 के समथिंग 5000 जो घुड़सवार हैं उसके अंडर में काम करेंगे, जैसा कि मैंने इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, 1658 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष उत्पन्न हो गया था। क्यों? क्योंकि शाहजहां के पुत्र थे। कौन कौन थे इसके बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं। औरंगजेब थे, दारा शिकोह हैं, ये जितने भी थे इन्होंने एक दूसरे से लड़ाइयाँ की कि हम लोग हम बनेंगे भाई। ठीक है, लेकिन अंत में विजयी कौन हुआ? औरंगजेब हुआ था। तो 1658 में ये काम चालू हो गए थे इनके, जब वो कमज़ोर पड़ गया था शाहजी। ठीक है, तो उधर क्या चल रहा था? उन तीनों चारों भाइयों में युद्ध चल रहा था कि हम गद्दी पे बैठेंगे, और वो मुगल उसमें बिजी थे। इसलिए अब उसने क्या किया? टीका दौड़ के बहाने मेवाड़ राज्य का विस्तार किया। अब ये टीका दौड़ क्या होती है? टीका दौड़ को आप ध्यान से सुनेंगे 1 मिनट। जो टीका दौड़ होती है ना, ये मेवाड़ महाराणाओं की एक रस्म हुआ करती थी। जब मेवाड़ महाराणा किसी गद्दी पर बैठते थे तो उनको ये अधिकार होता था कि जब तू गद्दी पर बैठा, ये सौन मनाया जाता था कि गद्दी पर बैठता है तो अपना कोई पड़ोसी तेरा शत्रु है ना उसको हरा, और उसको हरा करके अपनी विजय का पहला डंका बजा। ये करना पड़ता था 1 आध 2 3 4 दिन के अंतर में, जब वो गद्दी पे कोई भी मेवाड़ महाराणा बैठता था। अगर आसपास कोई भी शत्रु नहीं मिलता था
तो वो फिर भीलों पे आक्रमण करते थे। भील या छोटे मोटे कोई जागीरदार होते थे, कुल मिला के किसी पर आक्रमण करके उनको विजय प्राप्त करना होता था। ये उनका एक रस्म हुआ करती थी, एक परंपरा थी उनकी। जब महाराणा राज सिंह उस समय बैठे थे 1652 में बैठे थे, तो अभी तक टीका रस्म निभा रहे थे वो 1658 तक। ठीक है। अब टीका रस्म के बहाने उसने क्या किया, वो तो अब देखो उस समय, जैसे कि मैं तुम्हें मैप पे समझाऊं। अभी अब ये तो यहाँ शासन कर रहे थे उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में शासन कर रहे थे इस जगह पे। यहाँ एक सेकंड, उदयपुर में शासन कर रहे थे, कौन शासन कर रहे थे बताओ? उदयपुर में शासन कर रहे थे महाराणा राज सिंह। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह यहाँ पे शासन किए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे जब वो शासन किए हुए थे, अब देखो यहाँ के जो आसपास की जो दुर्ग थे, जैसे कि ये चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़ तो खैर उनको दे दिया था मुगलों ने वापस मेवाड़ वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे भीलवाड़ा था, और भीलवाड़ा में बहुत सारी रियासतें आती थी पहले, जैसे कि बिजौलिया है, मांडलगढ़ है बदनौर है। ये सारी की सारी रियासत जो मैं नाम बोल रहा हूँ आपको, इनके आप ध्यान रखना। ठीक है, इन रियासतों को हथिया लिया। किसने हथिया लिया बताओ? महाराणा राज सिंह ने। क्योंकि उस समय उन रियासतों पे जो कब्जा था वो था मुगलों का, मुगलों की जो छावनी रहा करती थी उस समय। अब उसने उसको बहाना मिल गया कि भाई हमारी ये परंपरा होती है कि जब हम शासन काल में बैठते हैं कि उसको 2 4 5 साल के अंतर में क्या करते हैं, हम अपना राज्य का विस्तार करते हैं। अब मुसलमान वो जो क्यों कौन थे, आपके जो मुगल थे, वो तो लगे हुए थे उत्तराधिकार के संघर्ष में, तो उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो उन्होंने अपना राज्य को इस तरह यहाँ तक बढ़ा लिया, बताओ। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हुए थे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ तक उन्होंने बढ़ा लिया था भाई। फिर क्या हुआ था, अब आता है ये कि 1657-58 में 1658 में मुगल शहजादों के उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। राज सिंह ने सक्रिय सहयोग तो किसी शहजादे के साथ नहीं किया, यानी कि वो सबंत बातचीत कोई तरह में किसने ना बिगाड़े राज सिंह ने। ठीक है, सक्रिय सहयोग यानी कि खुद ने अपने उसमें, जैसे कि अपने बूंदी से थे, है ना, कोटा से थे, शत्रुसाल सिंह हाड़ा, ये मुकुंद सिंह हाड़ा, ये जो थे वहाँ पे युद्ध लड़ने गए, फिर वीरगति को प्राप्त हो गए, मर गए, है ना। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया, राज सिंह ने खुद युद्ध में गया हो। इसने क्या किया था, किसी भी शहजादे का साथ नहीं दिया। औरंगजेब के साथ क्या करता रहा, पत्र व्यवहार करता रहा कि घबरा मत, हम तेरे संग हैं। औरंगजेब के साथ ये लेटरबाजी करता रहा था। ठीक है, तो औरंगजेब ने, उसको, राज सिंह बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसको पता था कि औरंगजेब का पलटवाड़ी है, तो उसी के साथ वो थोड़ा पत्र व्यवहार में लगा हुआ था, खुल के सामने किसी के नहीं आया। देखो, ये तो होती है राजनीति। तो औरंगजेब ने बादशाह बनने पर महाराणा राज सिंह, अब जब से औरंगजेब बादशाह बन गया, तो औरंगजेब को लगा यार ये मुझको लेटर भेजता था कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत किसी बात से। तो औरंगजेब को लगा कि ये मेरा सच्चा हितैषी है। तो उसने बताओ 6000 जात का सवार और मनसब प्रदान किया। पहले और शाहजहां ने उसको कितने का किया था, 5000 का, लेकिन अब उसने 1000 और बढ़ा दिया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर 2 अप्रैल 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्या लगा दिया बताओ, जजिया कर लगा दिया कि जो भी हिंदू जो हैं, जो भी हिंदू रहेगा वो हमें कर देगा, कुल मिला के धर्म पे ही कर लगा दिया। ठीक है, राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखकर जजिया कर का क्या किया, विरोध किया। हालांकि राज सिंह को वो अपना हितैषी समझता था औरंगजेब, लेकिन राज सिंह अपने दिमाग से काम लेता था और उसने कह दिया कि भाई साहब नो, आप ना क्या क्या नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि हिंदुओं पर जजिया कर लगा देंगे, हम भी तो हिंदू हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे महाराज। तो औरंगजेब ने एक तो ये बात उसने, और उसके लिए जजिया कर देना बंद कर दिया। औरंगजेब ने उसकी शर्त को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसने कहा था कि तू हम पे दे तो लोगों जजिया कर, आज हम देंगे। राज सिंह ने उसको जजिया कर दिया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं, मुगल मारवाड़ संघर्ष में महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। अब देखो उधर क्या था, मुगल, ये मारवाड़ कौन था? मारवाड़ आपको मैं मैप में अगर बताऊं, आपको वैसे सब कुछ बता रखा है कि मारवाड़ किधर है।
ठीक है। ये जगह पे ये वाला मारवाड़ का सीन है और ये मेवाड़ वाला इलाका ये जो है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मारवाड़ के एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जसवंत। क्या नाम था बताओ? जसवंत, जसवंत सिंह। अब जसवंत उसका शासक हुआ करता था मारवाड़ का, लेकिन वो प्योर हिंदी वादी राजा था। लेकिन शर्तों के अनुसार इनकी मारवाड़ की और मुगलों की संधि हुई पड़ी थी। शर्त ये थी कि मारवाड़ के जो शासक हैं मुगलों को कहने पर आएंगे, भाई दिल्ली आएंगे, ठीक है। तो जसवंत यूं तो काम तो करता था औरंगजेब के अधीन, लेकिन मन लगा के काम नहीं करता था, ठीक है। एकदम पक्का भक्त नहीं था किसका? औरंगजेब का। तो जसवंत सिंह से डर लगा रहता था कि ये और राजाओं को, राजस्थान के राजाओं को भड़का ना दे, हम पे आक्रमण ना कर दे कभी। तो इस प्रकार जसवंत सिंह पर उनको शक बना रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, जसवंत सिंह के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। बताओ क्या नाम था? अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह जो था वो बहुत बचपन की अवस्था का था, मुश्किल से 8 से 10 साल या इससे पहले की उम्र का रहा होगा अजीत सिंह। उसी समय जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसमें क्या कहा औरंगजेब ने? औरंगजेब ने सोचा बड़ी अरे जसवंत सिंह मर गो, आज कुफ्र का गढ़ टूट गया, उसने ये कहा था, ठीक है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के मरने पर, तो जसवंत सिंह मर गया तो औरंगजेब ने एक चाल चली। क्या चाल चली? वो जो औरंगजेब ने कहा कि जो मारवाड़ है अब ऐसा नहीं रहेगा कि मारवाड़ पे शासक जसवंत के बेटे का रहेगा पीढ़ी दर, अब ये जो मारवाड़ है इस पर डायरेक्ट शासन हम करेंगे अब, ठीक है। ये डायरेक्टली इस पर हम अपनी धाराएं लगाएंगे, यानी कि दिल्ली से इसका शासन चलेगा, ये हमारे अंडर में रहेगा, ठीक है। तो और वो अजीत सिंह को मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारने के लिए जब षड्यंत्र रखा तो उस समय कौन था बताओ? उस समय देखो मैं आपको बताऊं, उस समय शासक हुआ करता था सामंत हुआ करता था दुर्गादास राठौड़। ये मारवाड़ का शासक था, ध्यान रखना। लेकिन वो जसवंत सिंह का और उसके घराने का और अपने राजा का एकदम भक्त था। दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्त था, जिसको हम कह सकते हैं स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़, ठीक है। उसको जब लगा कि मेरे महाराज के जो बेटे को ये षड्यंत्र से मारना चाहते हैं, तो महाराज जो दुर्गा जो दास था उसको उसके पास ले आया, राज सिंह के पास, कि महाराज इसकी आप रक्षा करो। राज सिंह ने कहा कि घबरा मत, हम इसकी रक्षा करेंगे, इसकी रक्षा का वचन हम देते हैं। तो देखो राज सिंह ने अब कितने विरुद्ध काम कर लिया, 2 विरुद्ध काम कर लिए। क्या काम कर लिए? एक तो जजिया करने दिया उदय उसको, किसको? औरंगजेब को। और दूसरी बात, उसका जो शत्रु था कौन है? अजीत सिंह, यानी कि जसवंत सिंह का जो पुत्र था, उसको बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ को वचन दे दिया और उसके लिए दुर्गादास राठौड़ को कहा उसको केलवा की जागीर प्रदान कर दी। उदयपुर में एक स्थान है, कहाँ? केलवा। तो केलवा की जागीर उसको दे दी कि इस पे तू राज कर, यहाँ से अपना पालन पोषण इसका अजीत सिंह का तू अच्छे से कर, और मेरे राज्य में तुझको कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बातें हो गई, ठीक है। यानी कि अब इनके मध्य शत्रुता बढ़ती जा रही है, राज सिंह के मध्य और किसके मध्य? औरंगजेब के मध्य। एक तो राज सिंह ने मना कर दिया कि हम जजिया कर नहीं देंगे, और दूसरी बात क्या हुआ कि दुर्गादास राठौड़ को जो अजीत सिंह को जो लेके आया था उदयपुर में, उसको उसने क्या दे दी? पनाह दे दिया, शरण दे दी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या हुआ था। एक अजमेर में एक स्थान है किशनगढ़। कौन सा स्थान है बताओ अजमेर में? अजमेर में एक स्थान है किशनगढ़, ठीक है। तो अजमेर में किशनगढ़ स्थान है, तो यहाँ पे एक चारुमती राजकुमारी थी किशनगढ़ की, ठीक है। अब चारुमती का जो पिता था उसने विवाह तय कर दिया था औरंगजेब के साथ चारुमती का। बताओ तुम, एक मुस्लिम शासक के साथ। हालांकि नई बात नहीं थी, सबसे पहले जयपुर ने परंपरा चालू की थी। तो इसलिए अब किशनगढ़ राज ने सोचा कि थोड़ी हमारी वाह वाह हो जाएगी। किशनगढ़ के जो राजा था उसने कहा कि हमको थोड़ा अच्छा सम्मान मिल जाएगा, इससे हमारे अच्छे संबंध हो जाएंगे राजाओं से। तलबे चाटने थे ना मुगलों के उसको। तो चारुमती का विवाह किससे फिक्स कर दिया बताओ? औरंगजेब से। लेकिन क्या हुआ,
चारुमती ने पत्र भेजा किसको, राज सिंह को। उसको पता था कि अगर मेरी लाज बच सकती है तो यहीं बच सकती है। जो राज सिंह था उस समय एकदम बढ़िया शासक था। तो राज सिंह के लिए पत्र लिखा चारुमती ने कि हम आपको पसंद करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो उसी के बुलावे पर राज सिंह ने चारुमती से क्या कर लिया बताओ, विवाह कर लिया। अब देखो इस लाइन को हम पूरी पढ़ेंगे। चारुमती के विवाह को लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब और राज सिंह के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि औरंगजेब से अच्छा फिक्स शादी फिक्स किससे हुई, औरंगजेब से। विवाह किसने कर लिया, राज सिंह ने। अब औरंगजेब को बताओ बुरा लगेगा नहीं लगेगा कि हमारी पत्नी खुशहाली पत्नी होने से पहले खुशहाली साहब, ठीक है। किंतु चारुमती के निवेदन पर राज सिंह ने 1660 ईस्वी में विवाह कर लिया। अब देखो एक विवाह और हुआ था। अब जब तीन तीन कारण अब हो गए, एक तो जजिया कर नहीं दिया, दूसरा अजीत सिंह को शरण दी, तीसरा क्या हो गया, चारुमती से विवाह कर लिया। और औरंगजेब ने कहा ये तो मान ही नहीं रहा है, इसको हमारा कोई खौफ ही नहीं है, हम दिल्ली का शासक हैं, छोटी सी रियासत मेवाड़ का शासक है, इसको हमारा कोई भी खौफ नहीं है। जब कोई भी खौफ ऐसी बात जब उसके सामने आई तो उसने क्या कहा, उसने अपने सेनापति के साथ और मेवाड़ के लिए सेना प्रस्थान कर दी कि जाओ और मेवाड़ के राज सिंह को बंदी बना के लाओ या फिर नाश कर दो वहाँ जाकर, ठीक है। उस समय जब ये राज सिंह को बात पता चली तो राज जी को, अब सलूम्बर खैर अलग हो गया उदयपुर से, लेकिन सलूम्बर उस समय एक ठिकाना हुआ करता था, ठीक है। सलूम्बर उस समय ठिकाना हुआ करता था। और सलूम्बर के जो सामंत थे वो थे राव रतन सिंह। कौन थे बताओ, राव रतन सिंह चुंडावत। मैंने बताया था ना कि चुंडावत को 4 ठिकाने दिए थे, ठीक है। 4 ठिकाने कौन थे, ए फॉर ABCD, ए फॉर आमिस्ट, बी फॉर बेंगू, सी फॉर सलूम्बर और डी फॉर क्या था आप बताएंगे, ठीक है। डी फॉर देवगढ़ था। अच्छा, तो राव रतन सिंह चुंडावत का विवाह चुंडा उस समय देखो सलूम्बर, अब देखो चुंडावती तो हरावल सेना में रहा करते थे। चुंडावतों को ही सबसे पहले ये सूचना दी जाती थी कि भाई हम पे कोई राज अटैक करने वाला है, क्योंकि ये मेन सेनापति यही थे। अब चुंडावती के पास, चुंडावत के जब ये पास रतन सिंह चुंडावत के पास ये मैसेज गया कि किसकी सेना बताओ, औरंगजेब की सेना हमारे लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो उससे 2 दिन पहले विवाह हुआ था। 2 दिन पहले उसने अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा था, ठीक है। लेकिन जैसे उसने अपनी, वो बताते हैं जैसे कि अब इतिहासकार कुछ बड़ा चला के लिख देते हैं, जैसे उसने राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया था, उसकी जो पत्नी थी वो बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी सहल कंवर, ये नाम ध्यान रखेंगे। इसी को हाड़ी रानी कहा जाता है, हाड़ा रानी या हाड़ी रानी कहा जाता है इतिहास में, ठीक है। ये हाड़ी रानी वाली बात यहीं से आई है, ठीक है। हालांकि जो भी हाड़ाओं की जो राजकुमारी थी वो आगे चल के हाड़ी रानी कहलाएंगी, लेकिन फेमस यही हुई, ठीक है। फेमस होने का क्या कारण है, अब रतन सिंह, अब देखो रतन सिंह ने भले ही घूंघट उठाया था अपनी पत्नी का, अब पत्नी जब उसने देखा कि हाँ भाई मैसेज आया है, तो वो तुरंत अपनी पत्नी और सबरे विवाह वगैरह का जो माहौल था उसको छोड़ के तुरंत गया, बताओ कहाँ, राज सिंह के पास गया और राज सिंह से बात की। राज सिंह ने कहा कि भाई साहब औरंगजेब की सेना पहुँचने वाली है और आ गई है, मानो तुम तो युद्ध के लिए निकल लो। तो वो नवविवाहित जो रतन सिंह था वो तुरंत सेना लेकर के और वहाँ पे औरंगजेब की सेना से युद्ध के लिए आधम का। जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं तो युद्ध पर जाते रतन सिंह चुंडावत ने, अब युद्ध में से किसी अपने सैनिक को भेजा था, विश्वसनीय सैनिक को, रतन सिंह चुंडावत ने, और अपनी पत्नी की उसे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि नया विवाह हुआ था। अब पत्नी की जब याद आ रही थी, उसने हाड़ी जो रानी थी सहल कंवर, उसकी याद आ रही थी। जब सैनिक उसके पास गया कि महाराज ने ये कहलवाया है कि अपनी कोई भी निशानी मुझे दे दो जिससे मेरा युद्ध में क्या है कि मन लगा रहेगा, हाड़ी रानी ने सोचा है कि ये कैसा पति है यार, वहाँ पे मरने मारने वाली स्थिति में है, कब कौन सा तीर कौन सा भाला आके हमारी छाती पेट में घुस जाए ये पता नहीं होता था, है जान हथेली पर रखी, और उसको मेरी याद आ रही है युद्ध में। हाड़ी रानी ने, सहल कंवर ने अपना क्या किया, सिर काट कर भिजवा दिया, ठीक है, अपना सिर काट कर और थाली में सजवा कर उसको ये कह दिया कि इसको ले जाना। जब ये सिर उसके पास गया, राजा के पास, और रतन सिंह ने कहा अब किसकी याद करूँ भाई, मैं पत्नी तो गई मर। और उसको गुस्सा आया कि औरंगजेब के चलते ये हुआ, ये ना तो ये आक्रमण करता और हमारे तो ब्याह में ही खलल डाल दिए, ठीक है। जब रतन सिंह ने, जब उसको गुस्सा आया तो रतन सिंह ने बड़ी सूझबूझ के साथ और एकदम आक्रांत रूप में आकर के उसकी सेना पर आक्रमण किया। सेना पर आक्रमण किया तो वहाँ पे औरंगजेब की सेना को क्या होना, पराजित होना पड़ा, यानी कि औरंगजेब हार गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहानी है हाड़ी रानी की, जिसको हाड़ा रानी, लेकिन उसका अगर आप नाम याद रखना चाहें तो नाम ध्यान रखेंगे, उसका जो शुद्ध नाम था हाड़ा रानी तो इसलिए कहते थे क्योंकि वो हाड़ा वंश से संबंधित रख, लेकिन उसकी जो बाप का नाम था उसका संग्राम सिंह और वो खुद का नाम था क्या था बताओ, सहल कंवर, और जिसके लिए ब्याही थी रतन सिंह। और रतन सिंह बताओ कहाँ का ठिकानेदार था, सलूम्बर का।
ठीक है, ये था रतन सिंह चंडावत था। ठीक है, यानी कि औरंगजेब की वजह से दबा नहीं राज सिंह, एकदम दबंग जिंदगी जी थी भाई ने। नेक्स्ट हम देखेंगे दाऊ दामोदर जी, एक पुरोहित हुआ करते थे, पंडित मान सकते हैं। वो मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकानाथ जी की मूर्ति मेवाड़ ले आए, क्योंकि जो मूर्ति जो थी श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की, वो आज भी हम उनका नाम हम देखते हैं श्रीनाथ जी का नाम से। अब भी हम हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर है श्रीनाथ जी का। कुल मिला के ये सिद्ध मूर्तियाँ थी भगवान कृष्ण की। ठीक है, भगवान कृष्ण की 7 सिद्धपीठ बताते हैं, जिनमें से ये 2 सिद्धपीठ मथुरा में हुआ करती थी। अब उस समय क्या था, उस समय वहाँ पे मथुरा में कहर चल रहा था औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब को हिंदुओं से सख्त नफरत थी हिंदुओं से, इसलिए उन्होंने कहा कि इनके जितने भी सारे मंदिर हैं उनको फुड़वा दिया जाए। अच्छा, किसी भी जो मुगल शासक था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदुओं को नुकसान हुआ, सर्वाधिक हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वो कौन था बताओ? औरंगजेब था। ठीक है, तो औरंगजेब मथुरा में जब, तो मथुरा के जो दाऊजी दामोदर दास जी महाराज हैं, उनको ये भय था कि ये अगर यहाँ तक मथुरा तक आ जाएगा, श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की जो सिद्ध मूर्ति है उनको तोड़ देगा। तो इसी डर से उसने कहा था कि अब ऐसा कौन वीर है इस धरती पे जो उससे नहीं डरता है, तो वीर कौन था? राज सिंह। तो राज सिंह के पास ये मूर्ति दोनों को उठा के वो मेवाड़ ले आए। जिससे राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ नाथ द्वारा में, एक सिहाड़ उदयपुर में एक स्थान है, बताओ कौन सा? सॉरी, राजसमंद में एक स्थान है सिहाड़ नाथ द्वारा। हालांकि ये जो राजसमंद में नाथ द्वारा स्थान है उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है। ठीक है, तो सिहाड़ में तो नाथ द्वारा की मूर्ति पधरवा दी। अच्छा, द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति थी वो कांकरोली राजसमंद में। तो यहाँ इनके मंदिर हैं, इनको आप कल्चर की दृष्टि से क्वेश्चन को ध्यान रखें कि नाथ द्वारा का मंदिर कहाँ है, ये भी राजसमंद में ही है नाथ द्वारा का मंदिर। और द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है, ये भी राजसमंद में ही है। लेकिन बाय द वे अब ऐसे नहीं आते, अब क्वेश्चन आते हैं व्यक्तिगत स्थान के नाम से। तो नाथ द्वारा जो है वो है तो राजसमंद में, लेकिन कौन से स्थान पे? सिहाड़ में। कहाँ पे बताओ? सिहाड़ में। हाँ, कहीं कहीं सिहाड़ को देखो उदयपुर में भी लिखा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो सिहाड़ है वो शायद उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर ही रहा होगा। ठीक है, द्वारकाधीश जी को कांकरोली, ठीक है, तो द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद, और जो श्रीनाथ जी हैं उनको सिहाड़ नाथ द्वारा में इनकी मूर्तियों को लगवाया गया। तो ये कल्चर की दृष्टि से आज भी इनके मंदिर हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे ये मंदिर कहाँ कहाँ पे, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, राज सिंह ने उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बनवाया, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं सबसे पहले कि अंबिका माता का मंदिर है कहाँ? उदयपुर में। किसने निर्माण करवाया? राज सिंह ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है देखो। ठीक है, राज सिंह की पत्नी जो थी राम सरदे ने उदयपुर में जया बावड़ी, राज सिंह की पत्नी कौन थी बताओ? राम सरदे। उसने जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि त्रिमुखी बावड़ी है कहाँ पे? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में। किसने निर्माण करवाया? राज सिंह की पत्नी राम सरदे ने। राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और सैनिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विजय कटकातु की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की? विजय कटकातु। कितनी ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस महाराणा ने या राजस्थान के किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? किसने की थी बताओ? विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह ने धारण की थी। ठीक है, राणा राज सिंह ने देखो अकाल राहत कार्य के उद्देश्य से गोमती नदी को पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया था वो कब करवाया था बताओ? 1662 में स्टार्ट करवाया था। ये ध्यान रखेंगे आप। कब स्टार्ट करवाया था बताओ? 1662 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, अकाल से बचने के लिए। बाय द वे कोई अकाल आ जाए या उस समय अकाल पड़ा होगा तो उससे बचने के लिए कौन सी एक झील नदी हुआ करती थी? गोमती नदी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो गोमती नदी है, गोमती नदी पर दोनों झीलें बनी हुई हैं। जयसमंद भी इसी पर बनी हुई है और राजसमंद भी इसी पर बनी हुई है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे हम। राजसमंद झील खूब आता है, कितनी बार पूछा जा चुका है कि राजसमंद झील जो है वो किस नदी पर? गोमती नदी पर। जयसमंद झील किस नदी पर? गोमती नदी पर। ठीक है, या किस नदी का पानी रोककर राजसमंद जयसमंद झील बनवाई गई? किस नदी का बताओ? गोमती का। ठीक है, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी, ये नौचौकी के साथ आप पाल भी जोड़ लेना। नौचौकी पाल नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया। ठीक है, जब हम कल्चर पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ये बोल रहा हूँ, इसका पूरा नाम क्या है? नौचौकी पाल। पहली बात तो ये है कि नौचौकी पाल का जो निर्माण है, जो उसकी स्थापना किसने करवाई बताओ? महाराणा राज सिंह ने। पहली बात। दूसरी बात,
किस झील के किनारे करवाई? राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चनों को आप लिख लेना, दोनों लाइनों को लाइन के हिसाब से लिख लेना। तीसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो नौचों की पाल है उसमें कितने शिलालेख थे, ये क्वेश्चन है कि नौचों की पाल में 25 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे बताओ? 25 शिलालेख थे। और 25 शिलालेखों पर क्या हुआ, अब उनका कभी कभी तो रंग भी पूछा जाता है। शिलालेखों का रंग काला संगमरमर। कैसा रंग था बताओ? काला, ब्लैक। काले संगमरमर से नौचौकी की जो पाल है ये बनाई गई है। ठीक है, अब ये है क्या? ये जो नौचौकी पाल है राजसमंद झील के किनारे पर, इन पर जब बप्पर रावल ने, बप्पर मैंने बताया था ना कि जो गोहिल वंश है उसका वास्तविक शासक कौन माना जाता है? बप्पर रावल माना जाता है। अच्छा, बप्पर रावल ने बताओ मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ का अधिकार किया 734 ईस्वी में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बप्पर रावल से और राज सिंह के समय तक पूरा इतिहास, जो भी इम्पोर्टेंट घटना गोहिल वंश में हुई है, वो सारा का सारा इतिहास नौचौकी पाल पर लिखा गया है। और नौचौकी पाल की कितनी शिलालेखों पर लिखा गया बताओ? 25 शिलालेखों पर लिखा गया है। ठीक है, 25 शिलालेखों में हम जिसमें देखेंगे 1104 श्लोक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। आप ये भी ध्यान रखेंगे कितने श्लोक हैं बताओ? 1104। और कितने खंड हैं? 25 खंड है भाई। 25 शिलालेखों पर 25 खंड बने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको फिर बताया था क्वेश्चन किस हिसाब से आता है कि नौचौकी पाल कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे। कितनी शिलालेख हैं? 25 शिलालेख हैं। कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति है। निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने करवाया। कब से कब तक का इसमें इतिहास है? बप्पा रावल के समय से और राज सिंह के समय तक इसमें क्या है बताओ? इसमें इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम देखेंगे राज सिंह जो इसके जो उत्कीर्णकर्ता कौन थे? उत्कीर्णकर्ता, एक सेकंड अभी बताता हूँ। उत्कीर्णकर्ता शायद कृष्णवट तैलंग थे। कृष्णवट तैलंग हमने किसके शासन में पढ़े बताओ? इसके, हाँ सही है। इसके बाद उत्कीर्णकर्ता इसके कृष्णवट तैलंग थे साहब। यानी कि इसके जो प्रशस्ति के प्रशस्तिकार थे, वो प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे? कृष्णवट, अच्छा रणछोड़ भट्ट थे। ठीक है, उनके वंशज थे आगे चल के। देखो मेवाड़ इतिहास, राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास मुगल मेवाड़ संधि 1615 का उल्लेख मिलता है। इसी से मिलता है कि मुगल और मेवाड़ों की संधि हुई थी, इसी प्रशस्ति से। ठीक है, ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। बताओ कोई शिलालेख एक ही पत्थर पे लिखो मिला मुश्किल थी, ये तो 25 बड़ी शिलाओं पर लिखा हुआ है, इसलिए संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखित इस प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ये खूब पूछा जाता है। इसके रचनाकार, प्रशस्तिकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट। ठीक है, 1680 में राज सिंह की मृत्यु कब हो गई थी बताओ? 1680 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह 1680 से 98 तक यानी कि 18 साल राज किया। 24 जून 1681 को जय सिंह तथा औरंगजेब के मध्य संधि हुई। अब बताओ पहले तो जो जय सिंह का पुत्र पिता कौन था? राज सिंह। तो राज सिंह और औरंगजेब के मध्य तो शत्रुता हो गई ना। कई ऐसे काम करे राज सिंह ने जो राज सिंह और फिर औरंगजेब की बनी ना। औरंगजेब ने युद्ध के लिए भी भेजा, जहाँ पे हाड़ा रानी ने रतन सिंह के लिए अपना सर काट कर भेज दिया, फिर रतन सिंह ने युद्ध में विजयी हुआ। ठीक है, तो उसके चलते औरंगजेब और वो तो बनी नहीं, लेकिन अब उसके पुत्र और औरंगजेब में दोबारा संधि हुई है। इसमें क्या संधि हुई है? उसने जो राज्य जीते थे ना, मैंने आपको बताया था, देखो ये बिजौलिया, मांडल, बदनौर, ये क्षेत्र सारे के सारे उसने जीते थे मुगलों से। किसकी रस्म की आड़ में आके? जब वो तो विजयी थे, किस में विजयी थे? जो शाहजहाँ के पुत्र थे वो तो आपस में उत्तराधिकार के संघर्ष में विजयी थे। जो महाराणा राज सिंह था उसने टीका रस्म का बहाना लेकर मांडल और बदनौर जो इस समय मुगलों के अधीन थे उन पर अधिकार किया था। अब उसी संधि के तहत ये जो संधि हुई है जय सिंह और औरंगजेब के मध्य, उसके तहत मांडल और बदनौर कुछ क्षेत्र जो थे वो जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए। उसने कहा था कि हम आपको, औरंगजेब ने कहा था कि जजिया करना हम पर नहीं लगाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि मांडल और बदनौर को हमको सौंप दो। तो ये सौंप दिया साहब उसने। ठीक है, अब क्या होता है? राणा जयसिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, जो राणा राज सिंह थे उन्होंने 1687 से, उसने कब करवाया था? 1662 से और 1600 आई थिंक 78 है शायद, 1662 से
और 1676 कुछ ऐसा है, 1676 मैं और बता दूंगा आपको। 1662 से 1676 राज सिंह जो राजसमंद झील उसका निर्माण करवाया था, लेकिन उसका पुत्र था जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। मैंने बताया था किस नदी पे, दोनों गोमती नदी पे दोनों झील। और कब करवाया था? 1687 से 1691 के मध्य। ठीक है, ये कहानी है साहब राज सिंह और किसके मध्य? जय सिंह की। नेक्स्ट हम कहानी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। यहाँ तक साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।